जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में समझा दिया था। अरे भाई याद है कि भूल गए? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। क्लियर है? चले आगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। तो जो भी मैं तुम्हें यहां समझाने वाला हूं ना, वो बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। कोई डेरिवेशन नहीं आती इसके ऊपर, क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और आपको डेरिवेशन रटने की भी कोई जरूरत नहीं है। कुछ लॉजिक है, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको बस समझने हैं। ठीक है भाई? देखो बच्चों, इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर एक कार्ट समझते हो ना, गाड़ी, जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी। तो घोड़े के साथ या बैल के साथ कोई भी जानवर ले लो, एक हमने छोटी सी गाड़ी बांधी हुई है और गाड़ी में सामान या वजन लगाकर हम उस जानवर से खिंचवाएंगे। यही करोगे ना? तो वहां पर फिजिक्स कैसे काम आ रही है वो देख लो बच्चों। जैसे मान लो ये है कार्ट और ये इसके पहिए हैं और ये कार्ट जमीन पर ऐसे रखी हुई है। कोई दिक्कत? कौन है ये बच्चों? कार्ट। ये जुड़ी हुई है घोड़े से। ये कौन है बच्चों? ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है यहाँ पर घोड़ा है। अब मैं पूरा असली का घोड़ा तो बना नहीं सकता, और बनाऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप इमेजिन कर पा रहे हो? ये कौन है? हॉर्स। अब बच्चों चेक करो, हॉर्स जनरली जो है वो सीधे ही खड़ा हुआ है इस तरीके से, हाँ या ना? अच्छा, इस जो ये कार्ट है इसका जो वजन है उसको स्मॉल एम ले लेते हैं, और जो घोड़े का वजन है हॉर्स का उसको कैपिटल एम मान लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, व्हाट इज स्मॉल एम? मास ऑफ कार्ट। व्हाट इज कैपिटल एम? मास ऑफ हॉर्स। ठीक है, ये जो पॉइंट मैंने यहां बना रखा है ना, यहीं पर हॉर्स है। अब आप मुझे ये बताओ बच्चों पहले कि अगर गाड़ी को चलाना चाहते हो तो इमेजिन करो, घोड़े की जगह अपने आप को रख के देखो, सीधा खड़े रहने से गाड़ी चल जाएगी? आपको आगे चलने के लिए जमीन को पीछे पुश करना पड़ेगा। मैंने उसे समझाया था ना कि जैसे ये जमीन है तो आपको कदम बढ़ाने के लिए इस पैर से जमीन को पीछे पुश करना पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाओगे, हाँ या ना? तो घोड़ा जो है वो फोर्स कहाँ लगाएगा? जमीन पर, कुछ इस जगह। सोच के देखो, वो इधर ताकत लगाएगा, जमीन को पैर से पीछे पुश करेगा, तभी तो आगे जाएगा। और ऐसा करने पर नॉर्मल रिएक्शन किधर बनेगा बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन बनेगा यहाँ पे। सही है गलत? अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये दो देखो, मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि फिजिक्स में हम लोग ये जो टेढ़े मेढ़े फोर्स है इससे काम नहीं कर पाते हैं, तो हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में काम करते हैं। अब नॉर्मल रिएक्शन जो लगा है आर ऊपर की तरफ, ये दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। मान लो बच्चों हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना थीटा, तो ये क्या हो गया बच्चों? आर कॉस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया बच्चों? आर साइन थीटा। और ये नीचे की तरफ क्या जा रहा है बच्चों? घोड़े का वजन, यानी वेट ऑफ हॉर्स। कोई दिक्कत? क्या ये मुझे समझाना पड़ेगा कि mg जो है उसको बैलेंस कौन कर रहा है? r sin थीटा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, इस r का अब यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि r को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, r cos थीटा और r sin थीटा। तो अब r की हमें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों यहाँ पे चेक करो, ये क्या है बच्चों? r cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, फोर्स ही है, आपको पता होगा F इक्वल टू क्या होता है? अगर मैं ma की जगह mg लिख दूं तो क्या ये फोर्स नहीं है? mg मतलब वेट, तो वेट भी तो एक फोर्स ही होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ या ना? तो चेक करो, अगर मैं mg लिख रहा हूं तो ये भी एक फोर्स ही है भाई। अब आप चेक करो, घोड़े जो पैर से धक्का मारा है, पुश किया है, एनी पुश और पुल इज अ फोर्स, बदले में जो नॉर्मल रिएक्शन लगा वो भी फोर्स है, तो उसके जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी क्या होंगे? फोर्स। समझ में आ गया? तो ये एक फोर्स है और इसी फोर्स की वजह से गाड़ी आगे चलेगी।
आर कॉस थीटा यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। क्लियर हो गया? और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये घोड़े का वजन संभाल रहा है, यानी आर साइन थीटा mg को बैलेंस कर रहा है। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? तो यहां पर और देखते हैं यहां पर क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं बच्चों। यहां पर ये पॉइंट P मान लेते हैं, P पॉइंट पे हॉर्स है। जरा चेक करो बच्चों, r sin थीटा से तो mg कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहां लिखकर कैंसिल आउट करो या समझ में आ गया? मतलब हम यहां पर क्या स्टेटमेंट डालेंगे, लिखेंगे भी तो r sin थीटा व्हिच इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स नॉर्मल रिएक्शन ऑफ हॉर्स, बैलेंस इज द वेट ऑफ हॉर्स। समझ में आ गया? अच्छा, r cos थीटा जो है इसको आगे की तरफ खींच रहा है। जरा चेक करो यहां से यहां तक क्या जुड़ा हुआ है, रस्सी, लकड़ी, कुछ भी हो सकता है वहां पे। भाई गाड़ी जो खींच रहा है वो रस्सी के द्वारा या किसी चीज के द्वारा तो खींच रहे होंगे, तो रस्सी में क्या जनरेट होगा बच्चों? टेंशन। अब टेंशन इधर की तरफ देखो या इधर की तरफ देखो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। रस्सी में जो तनाव होता है, आप सोच के देखो, मान लो आपने रस्सी को इधर से पकड़ा, खींच रहे हो, तो जो उसमें तनाव आ रहा है, तनाव समझ रहे हो ना, टेंशन, उसकी कोई डायरेक्शन है? उसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं है। आप इधर एरो बनाओ या इधर एरो बनाओ, खींच के देखोगे तब पता चलेगा टेंशन उसमें। तो टेंशन की कोई डायरेक्शन नहीं लेते हैं, तो इधर बनाओ या इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों मान लेते हैं ये इसका सेंटर पॉइंट है और यहाँ पर ये जो है टेंशन गाड़ी आपको आगे खींच रही है। गाड़ी का भी खुद का कुछ वजन होगा, क्या होगा बच्चों? mg, बोलो हाँ। और गाड़ी का भी कोई नॉर्मल रिएक्शन होगा कार्ट का, क्या होगा? r से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ या ना? अब गाड़ी आगे क्यों जाना चाहेगी भैया? चेक करो यहाँ टायर में पीछे क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। और मान लेते हैं इन दोनों छोटे छोटे फ्रिक्शन का जो टोटल सम है वो सेंटर पे यहाँ पर ऐड कर रहा है फ्रिक्शन F। यहाँ पर कौन हो गया बच्चों? स्मॉल f इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। T क्या हो गया? टेंशन इन रोप। इस रस्सी में जो तनाव है वो टेंशन की है। अच्छा, ये चीज मुझे लिख के समझाने की जरूरत है। क्लियर हो गया कि r sin थीटा से mg कैंसिल आउट क्यों हो गया? क्लियर है? और ये r से mg क्यों कैंसिल आउट हो गया, ये भी क्लियर है। अब बच्चों कुल मिला के हम ये मान लेते हैं कि गाड़ी आगे, गाड़ी नहीं बल्कि पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, ये पूरा सिस्टम आगे जा रहा है। समझ में आ रहा है? अगर ये आगे जा रहा है तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा। मान लेते हैं पूरा सिस्टम आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो व्हाट इज a? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। और सिस्टम में अंदर घोड़ा, उसकी गाड़ी और रस्सी सब आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बच्चों दिमाग लगाओ, घोड़े के नजरिए से सोचो, घोड़े के नजरिए से सोचो, r cos थीटा उसी के द्वारा जनरेट किया हुआ फोर्स है जो उसे आगे ले जाना चाहता है, और पीछे की तरफ उसे कौन रोक रहा है? टेंशन। चेक करो, आपसे मैं रस्सी बांध के गाड़ी बांध दूं, आप ताकत लगाओगे तो ताकत आपको आगे ले जा रही है। जो रस्सी आपसे जुड़ी हुई है उसमें जो तनाव है वो आपको रोक रही है, पीछे ले जा रही है, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ गई? अब बच्चों गाड़ी के नजरिए से सोचो, कार्ट के नजरिए से सोचो, नॉन लिविंग बीइंग है, उससे एक रस्सी बंधी हुई है और वो रस्सी उसको आगे ले जाना चाह रही है, लेकिन फ्रिक्शन जो नीचे लग रहा है उसके पहियों के पास नीचे, वो उसको रोक रहा है, हाँ या ना? यानी यहाँ पर भी वर्टिकल वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, टी उसको आगे ले जा रहा है, फ्रिक्शन उसको पीछे रोक रहा है। इतनी बात समझ में आई या नहीं? आ गई? तो बच्चों मुझे ये बता दो, अगर मैं हॉर्स के नजरिए से सोचूं तो यहाँ पे दिमाग लगाओ, आगे की तरफ कौन जा रहा है? r cos थीटा, जो कि एक फोर्स है, याद रखना। r cos, जब r फोर्स है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी फोर्स ही हुआ ना। और बच्चों पीछे कौन लग रहा है? टेंशन, वो भी एक फोर्स है। तो बच्चों इन दोनों में से कौन बड़ा है? r cos थीटा बड़ा है या टेंशन बड़ा है? दिमाग लगाओ और जल्दी बताओ। एक फोर्स उसको आगे ले जा रहा है, एक फोर्स उसको पीछे की तरफ खींच रहा है, रोक रहा है। बड़ा कौन है? r cos थीटा बड़ा होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि हमें पता लग गया है पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, तो अगर आगे जा रहा है तो ये वाला फोर्स बड़ा हुआ ना, समझ गए?
अगर ये सच में इससे बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, r cos थीटा माइनस टी इज इक्वल टू क्या आएगा निकल के। अब बच्चों दिमाग लगाओ, r cos थीटा एक फोर्स है, टेंशन भी क्या है, फोर्स है। फोर्स में से फोर्स माइनस करोगे तो निकल के भी कौन आएगा, फोर्स। तो क्योंकि हम हॉर्स के नजरिए से सोच रहे हैं तो फोर्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, ma। तो घोड़े का मास क्या है, m, और एक्सेलरेशन आया a। कोई दिक्कत नहीं आ रहा ना, समझ में आ गया। तो यहाँ से t की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इधर आके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा r cos थीटा माइनस कैपिटल m। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, आ गई। चले आगे। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब यही दिमाग आपको लगाना है कार्ड के अंदर, यही दिमाग आपको लगाना है कार्ड के अंदर। बच्चों कार्ड में देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, R और mg। भाई वो कैंसिल आउट हो गए, उसका काम हो गया खत्म। कार्ड को आगे की तरफ कौन खींच रहा है, T। पीछे की तरफ कौन रोक रहा है, जल्दी बोलो, फ्रिक्शन। कौन बड़ा है, TF। T बड़ा है तभी तो गाड़ी आगे जा रही है। तो T पक्का फ्रिक्शन से बड़ा रहा होगा, बराबर होता तो रुक जाएगी गाड़ी, और फ्रिक्शन बड़ा होता तब भी गाड़ी रुक जाती। तो T बड़ा है फ्रिक्शन से, तो अगर ये सच में इससे बड़ा है तो T में से F माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, T मतलब टेंशन फोर्स, F मतलब फ्रिक्शन फोर्स। फोर्स में से फोर्स माइनस करोगे तो क्या निकल कर आएगा, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कार्ड का ही मास और कार्ड का ही एक्सेलरेशन लेंगे। तो घोड़े का और कार्ड का एक्सेलरेशन सेम ही है, ऐसा नहीं कि वो अलग अलग एक्सेलरेशन से आ रहे, बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों। यहां से T की वैल्यू क्या आ गई, ma प्लस f, इक्वेशन नंबर 2। अब आप चेक करो, ये भी T की वैल्यू है और ये भी T की वैल्यू है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। यानी कि कंपेयर करो या इक्वेट करो, कंपेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। करना जरा कंपेयर। यहां पर था r cos थीटा माइनस कैपिटल ma इज इक्वल टू ma प्लस f, सही है ना। तो बच्चों चेक करो, ये वाला ma इधर भेज दो, ये हो जाएगा r cos थीटा माइनस f इधर आ गया, और ये हो गया ma प्लस कैपिटल ma। इन दोनों में से कॉमन क्या है, a, क्या बचा m प्लस m, इधर आ गया r cos थीटा माइनस f। तो यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया r cos थीटा माइनस f डिवाइडेड बाय m प्लस m। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया, घोड़े का भी और उसकी गाड़ी का भी। नहीं आ रहा ना समझ में, आ गया, क्लियर हो गया बच्चों। अगर फिर भी वो पूछ लेता कि नहीं मुझे टेंशन की वैल्यू बताओ, T की वैल्यू बताओ, तो आप ये A की वैल्यू पुट कर सकते हो इक्वेशन सेकंड में भी और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी, दोनों में से कहीं भी पुट कर दो। चलो करके देखते हैं। पुट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू r cos थीटा माइनस ma, यानी m मल्टीप्लाई बाय a, और a की जगह ये पूरा आ जाएगा, ये हो जाएगा r cos थीटा माइनस f अपॉन m प्लस m। तो मल्टीप्लाई करो और फिर एलसीएम भी लेना पड़ेगा। तो t विल बी इक्वल टू r cos थीटा माइनस m r cos थीटा माइनस mf, और इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा m प्लस m, और इसके नीचे 1 है। तो आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, m प्लस m। अब इस m प्लस m का मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या हो जाएगा, m r cos थीटा प्लस स्मॉल m r cos थीटा माइनस m r cos थीटा माइनस कैपिटल mf। तो देखो m r cos थीटा से m r cos थीटा गया, गया कि नहीं गया। तो t इज इक्वल टू क्या बचा, स्मॉल m r cos थीटा माइनस कैपिटल mf। तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा,
स्मॉल एम आर कॉस थीटा माइनस कैपिटल एम एफ डिवाइडेड बाय एम प्लस एम। ये आपके पास आ गया टेंशन। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? देखो मेन काम यहाँ तक था, एक्सेलरेशन फाइंड करना था, इसके बाद कुछ मुश्किल नहीं है। आप एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहे इस इक्वेशन में पुट करो तब भी यही आएगा, करके देख लेना, और आप एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें पुट करोगे तब भी टेंशन की यही वैल्यू आएगी, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो अगर हॉर्स एंड कार्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको ऐसे डील करोगे। तो फोर्सेस को रिजॉल्व करना, उनको बैलेंस करना, ये काम करना तुम्हें आना ही चाहिए। क्लियर हो गया? चले आगे बच्चों। यहां पर मिस्टेक से एक मिस्टेक हो गई है, अच्छा हुआ हमें वो मिस्टेक मिल गई, हम उसको यहीं करेक्ट कर लेते हैं। बच्चों चेक करो, ये माइनस का एम है, जब इसका मल्टीप्लाई माइनस एफ से होगा तो यहाँ प्लस नहीं आएगा और यहाँ पर भी प्लस आएगा, तो इस वजह से यहाँ पर भी एक प्लस आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चले आगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तुम में से तो पूछ सकते हो, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इसको नोट डाउन करके कॉपी में लिख के याद कर लेना। कोई दिक्कत? बच्चों चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन एन एलिवेटर और अ लिफ्ट। पहले मैं हेडिंग लिख देता हूं, फिर मैं तुम लोगों से बात करता हूं, ठीक है? एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन एलिवेटर और अ लिफ्ट। बच्चों पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम कभी किसी लिफ्ट में गए हो? अरे लिफ्ट जिसमें बटन्स होते हैं, पैनल होता है, डोर क्लोज होता है, लिफ्ट ऊपर जाती है नीचे जाती है, गए हो कभी? पक्का गए होगे। अच्छा, लिफ्ट में तुम लोगों ने कभी महसूस करा है जो फास्ट मूविंग लिफ्ट होती है, जैसे हॉस्पिटल में या जहां बहुत सारे फ्लोर होते हैं, वो अगर डोर शट होता है तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको कैसा महसूस होता है? थोड़ा भारी लगता है या हल्का लगता है? पहले ये बताओ। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फील करो इस चीज को, जब तक फील नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। आंखें बंद करो, इमेजिन करो आप लिफ्ट में हो और लिफ्ट ऊपर जाना शुरू कर रही है, अगर एकदम से स्पीड पकड़ना शुरू कर दी है तो आपको थोड़ा भारी लगेगा, आपके घुटनों पे वजन आएगा, आपको लगेगा मैं दब रहा हूं नीचे की तरफ। हाँ या ना? कभी ऐसा महसूस करा है? अगर नहीं करा तो आप करना। और इमेजिन करो आप 10th फ्लोर पे हो और आप लिफ्ट में आ गए हो और अब आपको नीचे जाना है, तो जैसे ही डोर शट होगा, जब लिफ्ट नीचे जाना शुरू करेगी आपको हल्का महसूस होगा, आपको लगेगा मैं ऊपर जा रहा हूं ऐसे करके। कभी महसूस करा है या नहीं? पहले ये बताओ। करा है? अरे झूला तो झूला होगा कोई। झूला जब नीचे जाता है तो ऐसा लगता है कि हम हल्के हो गए, और जब ऊपर जाता है तो हमको लगता है कि हम भारी हो गए। हाँ या ना? वहां भी वही कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर बच्चों दो तरीके के वेट वो लोग यूज कर रहे हैं। एक होता है बच्चों रियल वेट। रियल वेट क्या होता है? रियल वेट, रियल वेट हमारा वो वेट होता है जो नॉर्मली जब हम रेस्ट पर रहते हैं और उस टाइम महसूस करते हैं। जैसे मैं अभी रेस्ट पर खड़ा हूं, ये जो रूम है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, नॉर्मली मैं चलता फिरता रहता हूं, इधर उधर घूमता रहता हूं, तो मैं उस समय जो अपना वजन महसूस कर रहा हूं वो क्या है बच्चों? रियल वेट, यानी वेट एक्सपीरियंस्ड by a person at rest. Person normally at rest. नॉर्मली का मतलब है जब वो इधर नॉर्मल चलना फिरना घूमना बैठना उठना। और बच्चों एपरेंट वेट क्या होता है? एपरेंट वेट, एपरेंट का मतलब होता है नकली, आभासी, जो आप महसूस कर रहे हो अलग अलग सिचुएशंस में। समझ में आ रहा है? यानी कि वेट डिफरेंट फ्रॉम रियल वेट
experienced by a person in different situation. अलग अलग सिचुएशन में आपको अगर अलग अलग वेट महसूस हो रहा है तो वो क्या होगा? एपरेंट वेट, नकली वेट, आभासी वेट जो आप महसूस कर रहे हो। अभी चलो लिफ्ट को 2 मिनट के लिए साइड कर देते हैं। कभी आप वाटर बॉडी में गए हो, तालाब में, पूल में गए हो, तो उसमें आपको हल्का नहीं लगता या आपके पैरों में उतना ही वजन आता है? हल्का लगता है ना, जिससे एकदम हल्का हल्का सा उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, लगता है ना? तो वो आपका एपरेंट वेट है जो उस समय आप महसूस कर रहे हो। लेकिन फिर आप जब वापस जमीन पे आते हो तो आपको भारी लगता है, क्योंकि वो आपका रियल वेट है। जैसे अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? तो टॉपिक ये है कि देखो, एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन एलिवेटर ऑफ अ लिफ्ट और अ लिफ्ट। एलिवेटर या लिफ्ट के अंदर जब इंसान होता है तो वो अपना कितना वजन महसूस करता है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? और मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, रियल वेट जो है ना बच्चों, उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। नॉर्मली हम किससे डिनोट करते हैं? नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक है, समझ में आ गया? अभी इसको इरेज कर दे रहा हूं, पर समझ में आ गया होगा आई होप। तो बच्चों करते हैं इसको केस बाय केस स्टडी। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिया बच्चों केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। ये लिफ्ट है, और ये लिफ्ट के अंदर इंसान है। ये अपना विरल है, ये लिफ्ट के अंदर है। ठीक है, लिफ्ट रुकी हुई है, इंसान भी रुका हुआ है, यानी कि लिफ्ट इज एट रेस्ट। बच्चों दिमाग लगाओ, अगर लिफ्ट रेस्ट पर है तो वेलोसिटी कितनी हो गई लिफ्ट की? तो एक्सेलरेशन कितना हो गया लिफ्ट का? पक्का? तो फिर इसका मतलब ये हुआ, इस इंसान का जितना मास नीचे mg जा रहा होगा, लिफ्ट का सरफेस जिस पर वो खड़ा है, वो नॉर्मल रिएक्शन भी उस पर उतना ही लगा रहा होगा। हाँ या ना? तो इस समय क्योंकि लिफ्ट रुकी हुई है, रेस्ट पर है, तो वहां पर खड़ा हुआ इंसान बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा होगा जैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूं, क्योंकि ये रूम भी रेस्ट पर है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं R इज इक्वल टू mg? हाँ या ना? बोल सकता हूं ना? तो क्योंकि लिफ्ट रेस्ट पर है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों जीरो होगा, R इक्वल टू mg हो जाएगा। और बच्चों अगर R इक्वल टू mg हो गया तो आप खुद बताओ, रियल वेट एपरेंट वेट के बराबर हो गया कि नहीं? रियल वेट एपरेंट वेट के बराबर हो गया या नहीं हो गया? समझ में आ गया? चले आगे। तो अब चलते हैं केस नंबर 2 पे। तो ये हमारा केस 1 हो गया। और एक काम और करते हैं, बार बार इस इंसान को बनाने से अच्छा एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, ये मैंने बॉक्स बना दिया है, पर इसको एक आपको ह्यूमन बीइंग समझना है। ठीक है, अब केस 2 में क्या हो रहा है बच्चों? लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। यानी कि केस नंबर 2 में मैंने क्या बोला? लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? अब बच्चों दिमाग लगाओ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? पक्का? मतलब ये चीज यहां पर भी लिखो, ये समझ गए? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि स्पीड लिफ्ट की ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। इस केस में भी आपको ये बात याद रखनी है कि जो इसका मास, जो इसका वेट है mg, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन यहां पर लगेगा r। यानी यहां पर भी r इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। समझ में आ गया? यानी लिफ्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी ऊपर जाएगी, उस टाइम पर भी रियल वेट यानी कि mg इक्वल हो जाएगा एपरेंट वेट के।
किसके इक्वल हो जाएगा? एपरेंट वेट के। नहीं आ रहा समझ? वो अलग केसेस हैं, ये अलग, इससे मत टैली करो। तो रियल वेट और एपरेंट वेट यहां पर भी बराबर होगा। और इसको महसूस भी करो, ऐसा होता है या नहीं? मान लो मैं लिफ्ट में, एलिवेटर में आ गया और मुझे बहुत ऊपर तक जाना है, मुझे 20 मंजिल ऊपर तक जाना है, समझ में आ रहा है? तो जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाना स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग में तो एक्सेलरेशन है, तब तो मुझे लगेगा मैं दब रहा हूं, नीचे दब रहा हूं, मेरा वेट ज्यादा है। लेकिन जब बीच में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही होगी, तब तो मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, तब तो मेरा रियल वेट और एपरेंट वेट बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये वही वाला केस तो है, जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगी तो r इक्वल टू mg हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चले आगे। इसके बाद चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3। अब बच्चों यहां पर क्या हो रहा है? लिफ्ट ऊपर जा रही है, पर इस बार वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब विद एक्सेलरेशन लिफ्ट ऊपर जा रही है। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन a, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है। समझ में आ गया? अब बताओ बच्चों, इस केस में तुम्हें क्या लगता है, r बड़ा होगा या mg? मैं तुम्हें इसीलिए बार बार समझा रहा हूं, अगर फील करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। इस केस में यहां पर क्या हो रहा है? लिफ्ट इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a। समझ में आ गया? अब आप मुझे ये बताओ बच्चों, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन, मतलब उसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही है, तो मुझे कैसा महसूस होगा? भारी, मुझे लगेगा मैं नीचे दब रहा हूं, मेरे घुटनों पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन बड़ा हो जाएगा mg से, क्योंकि मुझे भारी महसूस हो रहा है ना, और मुझे भारी, मेरा नॉर्मल वेट क्या है? mg, और नॉर्मल रिएक्शन लगा कौन रहा है? लिफ्ट का सरफेस, तो लिफ्ट का सरफेस ऊपर उठ रहा है ना विद एक्सेलरेशन है, तो नॉर्मल रिएक्शन यानी एपरेंट वेट ज्यादा होगा मेरे रियल वेट से। और अगर ये इससे बड़ा है, तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, देखो अब तक ये दोनों इक्वल थे, अब r बड़ा हो गया, mg छोटा हो गया, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो क्या निकल कर आएगा? फोर्स में से फोर्स घटाओगे तो फोर्स ही निकलेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? a। तो अब आप यहां से चेक करो r की वैल्यू कितनी आ गई, ma प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? क्या आ गया? यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? अब आप चेक करो, हमारा जो एपरेंट वेट है यानी r, वो mg से ज्यादा आ गया है, m मल्टीप्लाई बाय, यहां पर g नहीं है, g प्लस समथिंग। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि रियल वेट कम है एज कंपेयर टू एपरेंट वेट के। ये बात समझ में आ गई? चले आगे और चलते हैं केस नंबर 4 की तरफ। देखो केस 3 में क्या करा हमने? लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगला केस, केस नंबर 4। बच्चों मान लो अब लिफ्ट ऊपर जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही, पर पहले जो एक्सेलरेशन था ना वो थोड़ा कम था। देखो कोई भी लिफ्ट ऐसी तो नहीं बनाएंगे कि वो इतनी तेज ऊपर जाने लगे कि इंसान को थोड़ा अजीब महसूस हो, हाँ या ना? पर मान लो ये लिफ्ट इतनी तेज ऊपर जा rही है कि उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो गया, यानी a इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? g। लिफ्ट इज मूविंग अप with an acceleration a equal to, मेरी बात समझ में आ गई? जरा चेक करो, ये केस भी पिछले वाले की ही तरह है, सेम टू सेम। फर्क सिर्फ क्या है? एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ बढ़ा दी गई है और g जितनी कर दी गई है। g पता है ना 9.8 होता है,
तो मतलब कुछ ज्यादा ही तेज लिफ्ट ऊपर जा रही है। आप ऐसे समझ लो, अगर कोई चीज आप छत से फेंकते हो नीचे, तो वो नीचे गिरता है ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है विद एक्सेलरेशन a। अब आप ऐसे ही समझ लो लिफ्ट ऊपर जा रही है उतने ही एक्सेलरेशन के साथ, यानी लिफ्ट की स्पीड बढ़ती ही जा रही है और एक्सेलरेशन जी। बहुत ज्यादा हो गया ना, आपको अजीब लगेगा लिफ्ट के अंदर, आपको लगेगा बिल्कुल आप क्रश हो रहे हो, दब रहे हो, आपका वेट और ज्यादा आपको महसूस होगा, हाँ या ना। तो बच्चों सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो मेरा एपरेंट वेट है वो मेरे रियल वेट से बहुत बड़ा होगा, और अगर ये बड़ा है तो इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो क्या निकल कर आएगा, फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स, फोर्स इक्वल टू एम ए, पर ए तो जी के बराबर है, ए तो जी के बराबर है, तो इस हिसाब से आर इक्वल टू क्या हो गया, एम जी प्लस एम जी, यानी आर इक्वल टू 2mg। इससे आपको क्या आइडिया लगा, यानी कि मेरा जो एपरेंट वेट है वो बड़ा तो है रियल वेट से, पर वो दुगना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ रियल वेट। कुछ समझ में आया? तो वो आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन देगा, एमसीक्यू में क्या देगा, उसका आपको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो वो आपको कोई सा भी केस उठा के दे दे, आप इसको आराम से कर लोगे। कुछ समझ में आ गया? ये वाला केस क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, एक और दिमाग लगाओ, अगर मैं एक ही जगह यहाँ पे जी ले रहा हूँ, देखो ये केस खत्म हो गया है, केस नंबर 4 डन, कॉपी में लिख लेना। इसके आगे मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं, एक ही जगह मैंने क्या लिया, जी, लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन जी, 1g, 1g। तो चेक करो एपरेंट वेट कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ mg, सही है बच्चों। अब इसी में चेक करो, अगर मैं यहाँ पे 2g ले लेता तो इमेजिन करो यहाँ पर क्या आता बच्चों, m इंटू 2g, और ये mg इधर आके प्लस हो जाता 2mg में, तो कितना आता, यानी अगर यहाँ 2g लूंगा तो यहाँ क्या आएगा, 4 लूंगा तो 5। तो इससे मुझे एक रिजल्ट हाथ लगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस तरीके की चीजें नोट डाल के लिख लिया करो। इफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज n टाइम्स ऑफ g, अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन n टाइम्स ऑफ g हो गया, देन r will be equal to n plus 1 times of mg। तो समझ में आया? तो जो हमारा एपरेंट वेट होगा वो n plus 1 times of mg होगा। ये समझ में आया नहीं आया? जैसे मैंने g लिया था तो यहाँ 2mg आया, मैंने यहाँ 2g लिया यहाँ 3mg आया, यहाँ पे मैं 100g लूंगा तो यहाँ 101 टाइम्स ऑफ mg आएगा। तो अगर आप n टाइम्स ऑफ g लेते हो तो यहाँ पे आपका रियल वेट कितना आ जाएगा, n plus 1 टाइम्स ऑफ mg। नहीं आ रहा समझ में? आ गया समझ में? क्योंकि देखो अगर मैं g की वैल्यू चेंज करता रहूंगा तो नई नई वैल्यू आती रहेंगी। समझ में आ गया? तो केस 4 जैसा लिखवाया था वैसे ही लिख लेना। यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया था, g लिखवाया था, और यहाँ पर g रहने देना, इसको ऐसे ही रहने देना, अलग से रिजल्ट डाल के आप लिख लेना। क्लियर हो गया? अच्छा, लिफ्ट कितनी तेज ऊपर जाए तो इंसान उसमें बर्दाश्त कर लेगा? जैसे एक्सेलरेशन g के साथ ऊपर जा रहा है, इंसान ये झेल पाएगा? झेल लेगा। 2g 3g 4g तक, 4g तक एक नॉर्मल इंसान झेल सकता है, बल्कि मेरे ख्याल से 4 मुश्किल पड़ जाएगा। समझ में आ गया? तो नॉर्मल इंसान 3g से 4g के बीच में अगर एक्सेलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वो झेल लेगा, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर 5 से ऊपर चली गई ना इसकी वैल्यू, g की वैल्यू, और एलिवेटर ऊपर जा रहा है, तो आपकी ये समझ लीजिए कि ब्रेन उस चीज को ना फिर झेल नहीं पाएगा और फिर आप फेंट हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे। समझ में आ गया? तो इसी के लिए जो फाइटर जेट होते हैं, जितने भी फाइटर जेट तो बहुत तेज सीधा ऊपर जाते हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन है, तो वहां पर पायलट कई बार बेहोश हो जाते हैं। इसीलिए उनकी जब प्रैक्टिस करवाई जाती है तो उनकी जो जहां पर भी प्रैक्टिस करवाते हैं ये लोग उस चीज की, वहां पर ये जी टेस्ट करवाते हैं। आज आप ना गूगल पे या यूट्यूब पे जाके एक वीडियो सर्च करना, जी टेस्ट ऑफ पायलट, आपको उसमें ना फेस एक्सप्रेशन दिखाई देंगे, पूरी चेहरे की स्किन पीछे चली जाती है और काफी देर तक तो वो झेल पाते हैं, उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं। और जब वो बेहोश हो जाते हैं उसके बाद वो जी हटा दिया जाता है ताकि वो वापस होश में आ जाए। तो समझ में आया? चलें आगे।
तो चलते हैं अगले केस की तरफ, या जरूर सर्च करना घर जाके YouTube पे। अब चलते हैं आगे बच्चों, केस नंबर 5 अभी खत्म नहीं हुआ। अब मान लेते हैं बच्चों लिफ्ट इस बार ऊपर की बजाय कहां जा रही है, नीचे। बच्चों नीचे भी तो जा सकती है लिफ्ट। इमेजिन करो जब लिफ्ट नीचे जाएगी तो मुझे कैसा महसूस होगा, भारी या हल्का? हल्का लगेगा, क्योंकि मैं जिस सरफेस पर खड़ा हूं वो खुद ही नीचे जा रहा है, तो वो मुझे क्या नॉर्मल रिएक्शन देगा? पहले इस चीज को महसूस करो आप, तभी समझ में आएगा। यानी लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। लिफ्ट नीचे जा तो रही है पर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, यानी वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट और लिफ्ट जा रही है नीचे। बच्चों लिफ्ट अगर नीचे जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया भाई? खुद दिमाग लगाओ ना, वेलोसिटी का कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, यानी लिफ्ट नीचे जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो आपका रियल वेट और एपरेंट वेट तो बराबर ही हो गया। ठीक वैसे ही जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यहां पर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी रियल वेट बराबर हो जाएगा एपरेंट वेट के। समझ में आ गया? अगला केस ये लिख लोगे ना, केस नंबर 6, लिफ्ट इज मूविंग downwards with acceleration a। लिफ्ट नीचे जा रही है with acceleration a, तो इस बार acceleration 0 नहीं है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। समझ में आ गया? अब आप खुद दिमाग लगाओ, लिफ्ट अगर नीचे जा रही है तो मुझे हल्का महसूस हो रहा है, यानी इस बार mg बड़ा होगा या r बड़ा होगा? mg बड़ा है, मेरा वेट ज्यादा है पर वो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस नहीं दे पा रहा, वो खुद ही नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं mg में से r को माइनस कर दूं तो क्या निकल कर आ जाएगा, ma फोर्स, तो r को उधर भेज दो, r आ जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा mg माइनस ma, तो r इक्वल टू क्या आ गया, m माइनस m कॉमन आ गया ना, m कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा g माइनस। तो चेक करना बच्चों आपका वेट जो एपरेंट वेट है वो बढ़ गया या घट गया? इस बार आपका जो एपरेंट वेट है वो कम हो गया है एज कंपेयर टू रियल वेट के। हाँ या ना? क्योंकि आपका नॉर्मल वेट क्या है, mg, और यहां पर क्या आ रहा है, m ब्रैकेट में g माइनस है, g में से उल्टा माइनस हो गया। हाँ या ना? समझ में आएगी नहीं? चलें आगे, चलते हैं अगले केस की तरफ, केस नंबर 7। ये क्या हो गया भाई, ब्लैक ब्लैक? केस नंबर 7। अब बच्चों लिफ्ट नीचे जा रही है और वो भी एक्सेलरेशन g के साथ। इसका मतलब समझे बच्चों, अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितनी एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या है, फ्री फॉल, लिफ्ट गिर गई, उसका तार यहां से टूट गया और वो गिर रही है नीचे, क्योंकि नॉर्मली जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तब उसका एक्सेलरेशन g के बराबर होता है। बोलो हाँ। तो यानी कि लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन a इक्वल टू g। क्या हम ये नहीं बोल सकते लिफ्ट इज इन फ्री फॉल? हाँ या ना? अब बच्चों तुम खुद दिमाग लगाओ, पहले सॉल्व बाद में करेंगे,
अगर एक्सेलरेशन ग्रेविटी g के बराबर हो गया, लिफ्ट खुद ही नीचे गिर रही है और मैं उसके अंदर हूं, तो लिफ्ट जरा सा भी नॉर्मल रिएक्शन लगा पाएगी? आप जिस सरफेस पर खड़े हो वो खुद ही नीचे जा रहा है और आप भी नीचे जा रहे हो, और दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना एक्सेलरेशन है, तो नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल भी लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसका मतलब ये हुआ नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? जीरो। अच्छा, R और mg में से कौन बड़ा है? नॉर्मल रिएक्शन लग ही नहीं रहा, यानी R इक्वल टू जीरो हो गया। तो इसका मतलब R इक्वल टू mg होता है, mg भी क्या हो गया? जीरो। तो ये आपकी स्थिति हो जाएगी वेटलेसनेस, या आप ये कहो आप फ्लोट कर रहे हो, उड़ रहे हो। आप सोचो ना, लिफ्ट नीचे गिर रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, और आप भी नीचे गिर रहे हो पर आप लिफ्ट के अंदर हो, तो लिफ्ट कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी घूमती हुई नीचे जा रही हो, आप भी टेढ़े मेढ़े कैसे भी घूमते रहो, आप उड़ रहे हो उसके अंदर। हाँ या ना? तो ये हो गया वेटलेसनेस वाली कंडीशन। क्लियर हो गया? और बच्चों तब क्या होगा जब लिफ्ट g से भी ज्यादा वेलोसिटी से नीचे जा रही हो? आप इस कमरे को ही देख लो, अगर ये कमरा झटके से अचानक से नीचे जाना शुरू कर दे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी तेज, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितनी स्पीड से नीचे जाएगा तो मैं भी नीचे जाऊंगा, एटलीस्ट मेरे पैर टच तो रहेंगे। नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा इस केस में, पर टच तो रहेंगे पैर से। लेकिन कमरा नीचे जा रहा है तेज, मैं वहीं का वहीं हूं, तो मेरा सर उल्टा इस छत से नहीं लग जाएगा? समझ पा रहे हो? तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि केस ये लिख लोगे, इस बार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज्यादा हो गया। केस नंबर 8, इफ लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a ग्रेटर देन g, तब क्या होगा? तब इसमें पर्सन के जो पैर हैं वो लिफ्ट के सरफेस से ऊपर उठ जाएंगे। समझ में आ गया? यानी कि feet of person rises from the surface of lift। समझ में आ गया? तो इसी के साथ तुम्हारा ये जो लिफ्ट और एलिवेटर वाले प्रॉब्लम्स थे सारे हो जाएंगे। देखो मैं फिर समझा रहा हूं, अगर आप रटोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप ये 8 के 8 केसेस रट लोगे और रट के इसको कितनी देर तक याद रख पाओगे? मुश्किल से। फिर दोबारा रटना पड़ेगा जब भूल जाओगे तो। इसीलिए आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो मुझे कैसा महसूस हो रहा है, तो R बड़ा होगा या mg? लिफ्ट ऊपर जा रही है तो मुझे कैसा महसूस हो रहा है? भारी। तो R बड़ा है या mg? R बड़ा है। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर है ना, तो लिफ्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर पाओगे। फिर भी एक बार तुम्हें इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, कॉपी में लिखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो मिलते हैं अगली क्लास में। ये सारा नोट डाउन करके कॉपी में याद कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।